नमस्कार दोस्तों, आर्डो एडुडेन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज के ऊपर, क्योंकि 2024 को सबसे वार्मेस्ट ईयर बताया गया अब तक का, और जो हमारा टारगेट था 1.5 डिग्री सेल्सियस वो हमने ब्रीच कर लिया है। अब जो एवरेज टेंपरेचर है वो 1.5 डिग्री से ऊपर जा चुका है। डिटेल एनालिसिस करते हैं, इसके क्या कारण रहे हैं और क्या हमें रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। जब इसकी बात करते हैं, हमने जो क्लाइमेट चेंज का मतलब था वो हमने बदल दिया है। अब ये क्लाइमेट चेंज क्या होता है? क्लाइमेट चेंज होता है, मान लीजिए जो टेंपरेचर है एवरेज अर्थ का वो 45 डिग्री सेल्सियस है। अगर ये टेंपरेचर इससे ज्यादा हो जाता है, यानी 47 डिग्री हो जाता है, तो वहां यह मान लिया जाता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ओवरऑल वेदर कंडीशन है वो चेंज हो चुकी है, और उसकी वजह से अब जो टेंपरेचर है वो 47 डिग्री रहने लग गया है। यह होता है क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज के क्या कारण है? क्लाइमेट चेंज के दो कारण होते हैं। सबसे पहला होता है नेचुरल और दूसरा होता है मैन मेड, जिसको आप एंथ्रोपोजेनिक चेंज भी कह सकते हो। नेचुरल जो कारण होते हैं उसमें सबसे पहला कारण होता है वोल्केनिक इरप्शन, और वोल्केनिक इरप्शन से बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये सारी गैस निकलती हैं जो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज में सपोर्ट करती हैं। मतलब ये जो सारी गैसें होती हैं ये ग्लोबल वार्मिंग जो कारण होता है उस पर सपोर्ट करती हैं, जिसकी वजह से जो सन की रेडिएशन है वो धरती के अंदर आती जरूर है, लेकिन वो वापस नहीं जाती। एक प्रकार से एक बैलून बना लेती है, और उस बैलून बनाने में जो ये गैस है ये सहायता करती है। अब जो दूसरा कारण है एंथ्रोपोजेनिक चेंज। अब ये एंथ्रोपोजेनिक चेंज कैसे होता है? फायर, जैसे स्टबल बर्निंग सबसे बड़ा कारण, उसके बाद व्हीकल एमिशन, और जैसे हम कंस्ट्रक्शन साइट्स पर, डिमोलिशन साइट्स पर हम बहुत सारी डस्ट फैलाते हैं, तो उसकी वजह से भी क्लाइमेट चेंज में इफेक्ट आता है। ये वो कारण हैं जो आमतौर पर रोज की जिंदगी में हमें देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से जो एवरेज टेंपरेचर है वो चेंज हो चुका है। अब इसके रिजल्ट क्या है, उस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले इसके रिजल्ट भी जान लेते हैं। क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो कारण है वो है साइक्लोन। अब जो इंटेंसिटी है वो 2x हो चुकी है, यानी आज से 10 साल पहले जितने साइक्लोन दिखते थे उसकी स्पीड बढ़ चुकी है। अब दुगनी स्पीड से साइक्लोन है वो आते हैं। दूसरी बात, जो साइक्लोन की स्पीड होती है अब वो भी इंक्रीज हो चुकी है। अब दूसरा जो कारण है वो है मैसिव स्ट्रोम, कोल्ड स्ट्रोम। जब आप यूएसए की बात करते हो, यूएसए में हाल ही के दौरान एक पोलर वर्टेक्स आया है। हमने डिटेल एनालिसिस कर रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पोलर वर्टेक्स होता क्या है और जो पोलर वर्टेक्स है वो यूएस में आया क्यों है, वो सारा डिटेल एनालिसिस हमने आपको करवा रखा है, आप वहां से देख लीजिए। पोलर वर्टेक्स एक किस्म से कोल्ड स्ट्रोम्स होता है जो यूएस के अंदर आया है, जिसकी वजह से जो कोल्ड है वो एकदम से बढ़ गई है। अब वाइल्ड फायर्स। अब ये वाइल्ड फायर क्या होता है? मैसिव फायर लग जाती है जंगलों में, उसका भी कहीं ना कहीं जो इफेक्ट है वो क्लाइमेट चेंज ही है। ये तो थे वो चेंज जो हम आमतौर पर रोज देखते हैं। दूसरा चेंज मॉनसून, और मॉनसून के जो पीछे कारण है वो अल नीनो और ला नीनो। अब आपने हाल ही में देखा होगा अल नीनो की वजह से कहीं ना कहीं सुनामी आई है, और सुनामी कहां आई है? पेरू चिली कोस्ट पर। अगर पेरू चिली कोस्ट पर सुनामी आती है तो वहां बहुत सारा मास डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत सारे लोगों को शिफ्ट करना पड़ता है, और उसकी वजह से पेरू चिली कोस्ट पर जो मरीन इन्वायरमेंट है वो लॉस कर जाता है। अगर वहां से मरीन इन्वायरमेंट लॉस करेगा, जो वहां की फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है वो लॉस में चली जाएगी, जिसकी वजह से पेरू चिली की जो इकोनॉमी है वो लॉस की तरफ चल पड़ेगी। अगर वहीं लॉस होता है तो उसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड पर आपको देखने को मिलता है, जिसका रिजल्ट आपको इन्फ्लेशन के तौर पर देखने को मिलेगा। अब जो आर्टिकल है उसके ऊपर बात करेंगे। हमारा जो मार्क था, अब आप ये देखिए कि ये जो लाइन है ये
1.5 डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट करती है। और जो 2024 का जो ग्राफ है वो इस लाइन को ब्रीच करता है, इस लाइन से ऊपर जाता है। अब ये 1.5 डिग्री का जो मार्क है वो हमने कहां से डिसाइड किया था? जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, यानी 1990 से पहले का जितना भी टेम्परेचर हमने चेंज किया है, हमने उसको एक एवरेज मार्क मान लिया है। और उस एवरेज मार्क के अनुसार हमने जो टेम्परेचर 2024 का वो 1.5 डिग्री से बढ़ा दिया है। इतना टेम्परेचर हम चेंज कर चुके हैं, जिसकी वजह से 2024 वार्मेस्ट ईयर भी बताया गया है। अब ये डिसाइड कहां हुआ था? ये डिसाइड हुआ था UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज की एक इंटरनेशनल बॉडी है। वहां डिसाइड किया था हमने कि 1.5 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर हम बढ़ने नहीं देंगे। कब तक? 2100 तक, इस सेंचुरी के लास्ट तक। लेकिन जो एवरेज टेम्परेचर है वो हमने 2024 में बढ़ा दिया है, यानी इस सेंचुरी के 1/4 पहले हाफ में ही हमने इतना टेम्परेचर चेंज कर दिया है। और जो एंड मार्क है, मतलब ये कि 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हम टेम्परेचर चेंज नहीं होने देंगे। अब ये ब्रीच होना बाकी है। और कुछ रिपोर्ट के अनुसार यह बताया गया 2.7 डिग्री जो टेम्परेचर है वो चेंज हो जाएगा। कब तक? 2100, इस सेंचुरी तक, इस साल तक। और जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, अब ये पेरिस एग्रीमेंट क्या है, हमने एक डिटेल एनालिसिस कर रखा है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था। और 2015 में जब UNFCCC की समिट थी COP21, इस COP21 पर ही ये सारे एग्रीमेंट्स हुए थे, हम इतना टेम्परेचर चेंज नहीं होने देंगे। लेकिन ये जो जितनी भी एग्रीमेंट है वो सबने ब्रीच कर दिए। जो बड़ी बड़ी इकोनॉमी थी वो लगातार एमिशन बढ़ा रही हैं, एमिशन कर रही हैं। चाइना है वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन एमिटर है, इंडिया भी कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट करता है। लेकिन जो इंडिया है वो लगातार ध्यान दे रहा है कि कैसे क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके। और उसके लिए इंडिया ने बहुत सारे कदम भी उठाए हैं। तो उसका सबसे बड़ा कदम था इंटरनेशनल सोलर अलायंस। हम सोलर एनर्जी पर ध्यान देंगे, रिन्यूएबल एनर्जी पर ध्यान देंगे। लेकिन उन सब का क्या, जो हमने एग्रीमेंट किए थे, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDC, इंडिया ने अपने नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को हाल ही में कंप्लीट भी कर लिया है। और जो समय से पहले कंप्लीट करके 2030 के लिए अपने नए टारगेट बनाए हैं। लेकिन ये सब ठीक है, लेकिन जो लोअर इकोनॉमीज हैं, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जूझ रही हैं, उन सब का क्या? अब पूरे वर्ल्ड के लिए ये चैलेंज रहेगा, क्योंकि 2025 में डोनाल्ड ट्रंप अब प्रेसिडेंट बन जाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप क्लाइमेट चेंज के लिए पैसा नहीं देंगे, ये पहले से पता है। क्योंकि जब उसका पहला टर्म था 2017 से 2021, उस बीच भी डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल मना कर दिया था कि हम क्लाइमेट चेंज के लिए पैसा नहीं देंगे। अब वर्ल्ड के आगे चैलेंज क्या है? अब चैलेंज ये है क्लाइमेट चेंज को कैसे रोका जाए, सबसे बड़ा नंबर। दूसरा, जो साइक्लोन है, लैंडस्लाइड्स है, मास डिस्ट्रक्शन है, फ्लड है, ये जो नेचुरल जो इफेक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं, इनको कैसे रोका जाए। और इकोनॉमी, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़ रहा है, उसको कैसे रोका जाए। क्योंकि लगभग 2 ट्रिलियन जो डॉलर की जो इकोनॉमी है वो लॉस हो जाती है हर साल बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। हम लगातार ध्यान दे रहे हैं ग्रीन इकोनॉमी के ऊपर, क्योंकि उसका इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है भविष्य में। अगर हम आज के दिन क्लाइमेट चेंज के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो लगभग आपको 20 साल बाद देखने को मिलेगा। अगर आप आज चेंज करते हो तो वो 10-15 साल के बाद जो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से आपको डिस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है वो रुक सकता है। मतलब यह है कि अगर आप आज के दिन इन्वेस्ट करोगे तो आपको तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसका रिजल्ट आपको 10 से 15 साल देखने के बाद मिलेगा।
अब इंडिया का क्या प्रोस्पेक्टिव रहेगा? इंडिया का प्रोस्पेक्टिव लगातार क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत अच्छा रहा है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। जो कोल एनर्जी है उसको कम करने के लिए बहुत सारी कोशिश की है। जो ई व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, उसके ऊपर ध्यान दिया है, अलग से सब्सिडी प्रोवाइड करवाई है। सोलर एनर्जी के लिए अलग से ध्यान दिया जा रहा है, विंड एनर्जी के लिए अलग से प्लांट लगाए जा रहे हैं। इतना सब होने के बावजूद जो इंडिया का जो टारगेट है कार्बन न्यूट्रल का 2070, यह बहुत लेट है। क्योंकि अगर हम 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होंगे तो उस समय तक हम बहुत सारा कार्बन एमिशन कर जाएंगे और जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल सकता है। और जो कोविड-19 है, HMP वायरस, नया वायरस आया है, हम मान सकते हैं ये जो वायरस है ये कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज की वजह से आ सकते हैं। जो क्लाइमेट चेंज है इन सभी डिसीज को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है। अगर वो सपोर्ट करेगा तो ये सारी डिसीज आपको देखने को मिलेगी। अब जो एंड में अगर इसका कंक्लूजन है वो आप एट प्रेजेंट देख सकते हो, वो देखने को आपको दिखता है वाइल्ड फायर। यूएस के लॉस एंजल्स में वाइल्ड फायर देखने को मिली है और उस वाइल्ड फायर से बहुत सारा जो वाइल्ड लाइफ है वो डिस्ट्रक्ट हो चुकी है। बहुत सारे जंगल जल चुके हैं, इसकी वजह से बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स उस आग में जल गए हैं। उनकी कोई काउंटिंग नहीं है। हमने इस लॉस एंजल्स की फायर में बस यह जाना है कि 10 आदमियों की जान गई है, लेकिन उन सब का क्या, जो प्लांट्स और एनिमल्स उस आग में जल गए हैं। वहीं जब हम दूसरी ओर बात करते हैं तो यूएस के अंदर आपको मैसिव कोल्ड देखने को मिला है। मैसिव कोल्ड जो लगभग 5 से 7 लोगों की जान ले चुका है। उन सब की बात की है, उन सब की सभी लोग बात करते हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से कितना प्लांट और एनिमल अपनी जिंदगी गंवा रहा है। अगर वो बोल नहीं सकते तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम उनको लगातार मारते जाएं। हमें यह ध्यान रखना होगा कि क्लाइमेट चेंज को आज से ही रोकना शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया, अगर हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर आज से इन्वेस्ट करते हैं तब जाकर 10 से 15 साल में जो हमारी परिस्थितियां हैं वो नॉर्मल हो सकती हैं, रुक नहीं सकती। रुकने के लिए हमें लगातार 20 से 30 साल क्लाइमेट चेंज पर काम करना पड़ेगा, तब जाकर ये सारी जो परिस्थितियां वो नॉर्मल हो जाएंगी। जो कार्बन न्यूट्रल का जो पूरे वर्ल्ड का जो विजन है वो हमें जल्द से जल्द पूरा करना होगा। जो इकोनॉमी है उनको सपोर्ट करना होगा। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट EIA एक ऐसा टॉपिक जो सभी लोग बात करते हैं। अगर वर्ल्ड की जितनी भी बड़ी इकोनॉमीज हैं वो इस टॉपिक पर बात करें, इसको लेकर अपनी डेवलपमेंट करें, तो क्लाइमेट चेंज के अंदर बहुत बड़ा फर्क आ सकता है। अब ये टॉपिक क्या है, इसका डिटेल एनालिसिस हमने YouTube पर आपको करवा रखा है। बाकी जो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट होता है वो ये होता है कि हम पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं उसकी वजह से कितना हमें क्लाइमेट में लॉस होगा, मतलब हमें कितने पेड़ काटने पड़ेंगे और उससे जो प्रॉफिट होगा क्या वो मैच कर रहा है, और जो प्रॉफिट आएगा उससे हम एक नया फॉरेस्ट खड़ा कर सकते हैं। वो एक एनालिसिस है जिससे हम क्लाइमेट चेंज को रोकने में हेल्प कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर डोर, क्योंकि जो हमारे 90% व्यूज हैं वो नॉन सब्सक्राइबर से हैं। अगर आप हमें सब्सक्राइब करोगे तो हमें बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा। थैंक्स टू ऑल, धन्यवाद।